संस्थाओं से कहा जाता है कि जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती हैं और उसके नियमित तथा निरंतर कार्य संचालन को इन नियमों को जाने बिना नहीं समझा जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही व्यक्तियों को शक्ति भी प्रदान करती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य, यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार, धर्म, राज्य, शिक्षा ये सब संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं और उनके जो सदस्य होते हैं वो उसको एक लक्ष्य के रूप में अपना कार्य संचालन करते हैं। सामाजिक संस्थाओं का क्या दृष्टिकोण होता है, यानी कि उनको किन किन परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मुख्य तौर से दो परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आते हैं, प्रकार्यवाद और संघर्षवाद। प्रकार्यवाद के दृष्टिकोण से हमारा तात्पर्य ये है कि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिकाओं की जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है, यानी कि वो एक प्रकार्यवाद के रूप में काम करती हैं, जो आस्थाएं, मूल्य होती है और लोग उनका निर्वाह करते हैं। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं, लेकिन इसके विपरीत संघर्षवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थान नहीं प्राप्त होता है, यानी समाज में असमानता की स्थिति है और उसके अंतर्गत चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं हो, उसमें व्यक्तियों के अलग अलग स्थान होते हैं और उसमें असंतुलन होता है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हो, समाज की प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वे वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, वो उनके हितों के द्वारा संचालित होती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों को न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाए और इस तरह से राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं काम करती हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले परिवार, विवाह और नातेदारी को एक संस्था के रूप में देखेंगे। परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। किसी न इनके स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर ये सभी समयों में, सभी समाजों में पाई जाती हैं और उनका महत्वपूर्ण निर्वाह भी होता है। यदि हम परिवार को एक संस्था के रूप में देखें जिसमें प्रकार्यवादियों के विचार प्रमुख हैं, वो मानते हैं कि परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उस आवश्यकताओं की पूर्ति में परिवार का निर्माण होता है। परिवार सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में भी मदद करता है। प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें, परिवार की जीविका चलाते हैं, तो समाज में ये श्रेष्ठ कार्य का निष्पादन करते हैं। हालांकि प्रकार्यवादी विवेचना पर अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न खड़ा हो सकता है, क्योंकि महिलाएं घर की देखभाल के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी सहयोग देती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो घर चलाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस तरह का विभाजन ये बताता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया हैं। हालांकि अब स्थितियां बदल रही है। परिवार के स्वरूपों में भी परिवर्तन आया है। मूल परिवार जो कि एक पति पत्नी और उनके बच्चों से बनता है, वो अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा ही विद्यमान रहे हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ मूल परिवार ना पाया जाता। A.M. शाह ने अपने विख्यात अनुलेख में कहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवारों में निरंतर वृद्धि हुई है। उनका ये मानना है कि ये मिथ्या है कि संयुक्त परिवारों में निरंतर कमी आ रही है,
क्योंकि उन्होंने अपने एक आनुभाविक अध्ययन के द्वारा ये स्पष्ट किया कि नहीं, संयुक्त परिवारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि उन्हीं संयुक्त परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है और वो परिवर्तन हुआ भी है। एकाकी परिवार की वृद्धि हुई है। संयुक्त परिवार, बहुत सारे अभिलेख मानते हैं कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। मातृ स्थानिक पत्नी के अभिभावकों के साथ रह रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मातृ स्थानिक परिवार जो होते हैं उसमें विवाह के पश्चात पत्नी अपने अभिभावक के साथ रहती है और ये प्रथा ज़्यादातर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पितृस्थानिक परिवार जिनके अंतर्गत पति अपने अभिभावकों के साथ रहता है और ये उत्तर के बहुत सारे राज्यों में इसी प्रथा को देखा जा सकता है। परिवारों में परिवर्तन हुए, इसके अनेक कारण हैं। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रवसन इत्यादि। शिक्षा के माध्यम से भी परिवारों के स्वरूपों में तेजी से परिवर्तन हुआ है। जब परिवार में शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है तो वो अपने नौकरी या व्यवसाय के लिए अपने घर को छोड़ के बाहर जाता है, तो स्वतः ही परिवारों का स्वरूप बदल जाता है और हो सकता है कि वो संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की तरफ मुड़ जाए। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया है। महिलाएं आज अपने सक्षम हो गई हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में भी परिवारों में परिवर्तन का एक कारण बन जाता है। महिलाओं का घर से बाहर कार्य करना भी एक परिवारों के स्वरूप में परिवर्तन प्रदान करता है। विवाह एक संस्था के रूप में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक रूप पाए जाते हैं। विवाह साथी के चयन का निर्माण करती है। अभिभावकों या संबंधियों द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में ये अभिभावकों द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किसको किसके साथ विवाह किया जाता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में ये स्वतंत्रता स्वयं व्यक्ति को प्राप्त हो गई है। विवाह के कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से एक विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा विवाह और बहुपति प्रथा विवाह। एक विवाह के अंतर्गत जब एक स्त्री एक पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे हम एक विवाह कहते हैं। बहुविवाह में एक स्त्री के कई पति हो सकते हैं और एक पति के कई स्त्रियां हो सकती हैं। हालांकि अब कानूनी रूप से इन विवाहों को मान्यता प्राप्त नहीं है। बहुपत्नी प्रथा विवाह अब कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विवाह के कई प्रचलित नियम हैं। पुरुष एवं स्त्री के बीच लैंगिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। अंतर्विवाह यानी अपने सांस्कृतिक समूह जैसे कि जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है, जबकि बहिर्विवाह के अंतर्गत गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजातियां और धर्म के बाहर विवाह किया जाता है, उसे हम बहिर्विवाह कहते हैं। नातेदारी एक संस्था के रूप में इसके बारे में भी हम जानेंगे। यह परिवार प्रत्यक्ष नातेदारियों से जुड़े व्यक्तियों का समूह ही नातेदारी कहलाता है। नातेदारी दो प्रकार से होती है। वैवाहिक नातेदारी यानी कि जो संबंध विवाह के माध्यम से बनते हैं उसे हम वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। इसके अंतर्गत पति और पत्नी के संबंध आते हैं। संरक्त नातेदारी, ये नातेदारी वंश परंपरा पर आधारित होती है, यानी रक्त संबंधों के माध्यम से, जैसे कि उदाहरण के लिए माता पिता, बहन भाई, संतान, इन सब का आपस में संबंध रक्त से होता है, इसलिए हम इसे संरक्त नातेदारी कहते हैं। विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण होती हैं। कुल मिला के देखा जाए तो जब हम संस्थाओं की चर्चा करते हैं तो संस्था को परिभाषित करते हैं। संस्था एक तरह से समाज में प्रतिमान होती है जिसके मुख्य रूप से मानक और मापदंड होते हैं, और ये मापदंड कानून द्वारा या लोगों के मानकों द्वारा संचालित होते हैं, और ये संस्थाएं किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। संस्थाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जैसे मुख्य रूप से शिक्षा, राजनीति, धर्म,
विवाह, नातेदारी, परिवार इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर हमने इस अध्याय में परिवार, विवाह और नातेदारी जैसी संस्थाओं के बारे में जानना है।